व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम न्यूज वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये, आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। हम फेडरलिज्म को 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे और पहला वीडियो में हम लोग बेसिक फेडरलिज्म के बारे में जानेंगे, जिसमें फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आता है, फिर यूनिटरी ऑफ फेडरल सिस्टम आती है और होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर आता है। और सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे फेडरलिज्म को किस तरीके से प्रैक्टिस में लाया गया, जिसमें लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में। और लास्ट वीडियो में हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पंचायती राज के बारे में जानेंगे, 1992 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बदलाव आए थे, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्यारा सा चैप्टर फेडरलिज्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म। अब सबसे पहले फेडरलिज्म में ये समझते हैं कि ये फेडरलिज्म वर्ड आया कहाँ से। ये फेडरलिज्म जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है, जिसका नाम है फ्यूडस। फेडरलिज्म एक लैटिन वर्ड फ्यूडस से डेराइव हुआ, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट या फिर कॉम्पैक्ट। अब एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे दो लोगों के बीच रिटन डॉक्यूमेंट्री साइन होती है और सहमति बनती है, उसी को हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। अब फेडरलिज्म का डेफिनेशन समझते हैं दोस्तों कि फेडरलिज्म एक्चुअली है क्या। फेडरलिज्म का तो हम समझ गए कि ये लैटिन वर्ड फ्यूडस से डेराइव हुआ है। अब ये फेडरलिज्म है क्या वो समझते हैं। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स इज डेराइव्ड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। यानी फेडरलिज्म गवर्नमेंट का वैसा सिस्टम है जिसमें पावर डिवाइड होता है। किसके किसके बीच पावर डिवाइड होता है, सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट। यानी सेंट्रल अथॉरिटी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, और उसके नीचे जितने भी काम करने वाले हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इन सारे के बीच में जो पावर का डिवीजन होता है, उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। आई होप समझ गए होंगे फेडरलिज्म। अब आते हैं फेडरेशन के बारे में। फेडरेशन 2 टाइप का होता है, 2 लेवल होता है गवर्नमेंट में फेडरेशन का। क्या क्या होता है, पहला लेवल जो कि पूरे इंटायर कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और जो नेशनल लेवल का जो सब्जेक्ट होता है उस पर ये वर्क करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरा लेवल जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे जितने भी काम करने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट, जो कि एक स्टेट के अंदर ही उसके एडमिनिस्ट्रेटरी से लेके और भी तमाम चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये जो दोनों गवर्नमेंट होती है, जो दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो अपना इंडिपेंडेंट पावर इंजॉय करती है। एक बात आप समझिए, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। जैसे देखिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई दोस्तों, और उसके नीचे कौन कौन काम करता है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, उसके नीचे कौन काम करता है, उसके नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है। तो ये सब जो है ये टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इसको बोल सकते हैं, या फिर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। यूनिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें सिर्फ एक ही लेवल की गवर्नमेंट, जो सेंट्रल लेवल पे होती है, सिर्फ उसी के पास पावर होती है, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट होती है। अब फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती है कि आप स्पेसिफिक यही काम को करो। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पावर होता है, जिसके अकॉर्डिंग एक बैलेंस सिस्टम बना रहता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। लेकिन कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल को सेपरेटली आंसर करती है, यानी पीपल को सेपरेटली जवाबदेही उन लोगों को देना पड़ता है कि उन्होंने क्या काम किया, क्या ना काम किया। और फिर द गवर्नमेंट हैव डिफरेंट अथॉरिटी ऑन स्पेशल मैटर्स। गवर्नमेंट के पास अलग अलग अथॉरिटी होती है कि वो कोई स्पेशल मैटर पे क्या काम करेगी। अब बहुत सारे कंट्री हैं जिसमें फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे रशियन कंट्री, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील। ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वर्क करती है। एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग फेडरल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में
पूरे वर्ल्ड में फेडरल सिस्टम जो फॉलो करती है वो कंट्री सिर्फ 25 कंट्री है। अब माय डियर स्टूडेंट बात करते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म का क्या क्या फीचर्स है। यानी अगर कोई देश कहता है कि वो फेडरल कंट्री है या फिर वो फेडरलिज्म है उस कंट्री के अंदर, तो आखिर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि उस कंट्री के अंदर फेडरलिज्म है। तो सबसे पहला फीचर, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। उस कंट्री के अंदर 2 या फिर उससे ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। जैसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो ये 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गई, तो हम कह सकते हैं कि वो फेडरलिज्म को फॉलो करती है। सेकेंड पॉइंट क्या है दोस्तों, कि डिफरेंट टायर्स या लेवल्स बोले या टायर्स बोले एक ही बात है, तो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स जुडिस्केशन इन अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस पॉइंट को समझिए, जो अलग अलग टायर है वो सेम ही सिटीजन को गवर्न करती है। जैसे कोई चेन्नई का रहने वाला है तो वो इंडिया के अंदर भी आता है और फिर चेन्नई जो गवर्नमेंट है उसके अंदर भी आता है। तो वो जो अलग अलग गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो चेन्नई का जो लोग है वो सेम ही सिटीजन को वो फॉलो करती है, गवर्न करती है। तो सेम, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपना सेपरेट जुडिस्केशन होता है, यानी फैसला लेने का अपना अधिकार होता है कुछ स्पेसिफिक मैटर पर ही, जैसे लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं थर्ड फीचर्स की। तो जो पावर और फंक्शन होता है हर एक गवर्नमेंट का, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट, जो अलग अलग पावर्स और अलग अलग फंक्शन जो करती है गवर्नमेंट, और जो पावर्स होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्पेसिफाई है, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि किस गवर्नमेंट के पास कितने पावर्स होंगे और कौन से फंक्शन कौन सी गवर्नमेंट करेगी। ये तीसरा फीचर्स है। अगर ये सारे फीचर्स किसी कंट्री में है तो हम कह सकते हैं कि वो कंट्री फेडरल कंट्री है, उस कंट्री में फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है। अब फोर्थ पॉइंट समझते हैं दोस्तों, फोर्थ फीचर समझते हैं। अब फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड बाई एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी प्रोविज़न बनाई हुई है, बहुत सारे रूल बनाए हुए हैं, तो कोई एक तरफा उसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि इस रूल को हटा दे तो वो अकेले इस काम को नहीं कर सकता है, उसको अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प लेना पड़ता है, और सारे के सहमति के बाद ही इस प्रोविज़न को चेंज किया जाता है। इसलिए ये फेडरलिज्म का एक पार्ट है, फेडरलिज्म का एक फीचर्स है, और ये इंडिया में भी अप्लाई होता है। कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हम अकेले कोई सिस्टम चेंज कर दे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो वो ऐसा हो नहीं सकता। और जो पांचवा पॉइंट है, ये पॉइंट है कोर्ट्स के बारे में, यानी कि जो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के जो पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और जो फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, वो कोर्ट्स बताएगी कि किस तरीके से उनको काम करना। यानी कोर्ट्स का क्या काम है, कोर्ट्स इंटरप्रेट करेगी, कोर्ट्स एक्सप्लेन करेगी कि किस गवर्नमेंट के पास कितने पावर्स हैं और उनको किस तरीके से फंक्शन किया जा सके। अगर कोई गलती होता है तो कोर्ट्स इस पर देखभाल करती है। अब इट एक्ट एज एन एम्पायर इफ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब मान लीजिए सेंट्रल लेवल और स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच कुछ बहस होती है, कोई झड़प होता है, तो उस कंडीशन में जो कोर्ट होती है एक एम्पायर की तरह रोल अदा करती है, और वो सारे सॉल्यूशन को हैंडल करती है और सारे सॉल्यूशन को निकालती है कि अगर कोई परेशानी होती है तो उसमें एम्पायर की तरह रोल करेगी और कोर्ट पूरे फैसले को सुनाएगी। अब जो लास्ट फीचर है वो सबसे हटके है। इसमें है क्या, अब जैसे कोई भी गवर्नमेंट अगर इंडिया में काम करती है तो अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगी। तो वही
पैसे के बारे में इसमें है, रेवेन्यू के बारे में इसमें है लास्ट फीचर कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इज फाइनेंशियल अथॉरिटी। यानी पैसा कहाँ से आएगा और कितना पैसा किस गवर्नमेंट के पास होना चाहिए और उसका सोर्स क्या है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाई है, जिसकी वजह से किसी छोटे गवर्नमेंट पे या फिर कोई स्पेशल पार्टिकुलर गवर्नमेंट पे प्रेशर ना आ जाए, किसी पार्टिकुलर गवर्नमेंट पे लोड ना पड़ जाए बहुत सारे पैसों का। इसलिए ये क्लियरली स्पेसिफाई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू किस गवर्नमेंट का कहाँ से आएगा। अब डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम, यानी फेडरल सिस्टम होने का क्या फ़ायदा है, क्या पर्पस है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि किसी भी कंट्री को वो सुरक्षा प्रदान करती है, सेफगार्ड, और किसी भी कंट्री में वो यूनिटी को प्रमोट करती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और दूसरी फ़ायदा है कि अगर रीजनल डाइवर्सिटी है, बहुत एक कंट्री जैसे इंडिया है इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के पीपल रहते हैं, बहुत सारे डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो उन सारे रीजनल डाइवर्सिटी को एक साथ यूनिटी में कैसे रखा जाए, एकोमोडेट कैसे किया जाए, इसमें फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और गवर्नमेंट के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होती है और एग्रीमेंट होता है कि काम करने के लिए। अब एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम, अब अलग अलग फेडरेशन है, जैसे इंडिया है, फिर और कोई फेडरेशन है, तो यहाँ अलग अलग फेडरेशन में जो बैलेंस ऑफ पावर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा, वो वेरी करता है, वो अलग टाइप का होता है, हर एक जगह अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। अब फेडरेशन बनाने का दो रूट है, सिंपल रूट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी फेडरलिज्म का दो टाइप्स हम समझ सकते हैं कि फेडरलिज्म का ये दो टाइप है, फेडरलिज्म बोले या फेडरेशन बोले। तो सबसे पहले एक एक करके हम पढ़ते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, तो मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। छोटे छोटे जो बहुत सारे स्टेट होते हैं, जो इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं, वो एक साथ आते हैं और एक साथ एक बड़ा यूनिट बनाते हैं और फिर किसी कंट्री पर रूल करते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है कि सारे स्टेट के पास इक्वल पावर होता है। थर्ड पॉइंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर इक्वली पावरफुल। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इक्वली पावरफुल होता है। और फोर्थ पॉइंट है कि कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, जैसे यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर का। तो होल्डिंग टुगेदर में दोस्तों, जैसे अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो उस कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक ही सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वहाँ वर्क कर सके, इसलिए पावर को वहाँ डिवाइड किया जाता है। जैसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच भी होता है, उसी तरीके से होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में होता है। लेकिन स्टेट के पास अनइक्वल पावर होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक स्टेट के पास कुछ ज़्यादा पावर है तो सेम पावर किसी और स्टेट के पास हो। थर्ड पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास इंडिपेंडेंट पावर तो होता है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। और एग्जांपल अगर हम फोर्थ पॉइंट में लें, तो जैसे अपना इंडिया है, तो इंडिया में भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो किया जाता है। फिर बेल्जियम है, फिर स्पेन है, ये सब जो आपका कंट्री है इसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो किया जाता है। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं नोट्स फेडरलिज्म का लेना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से फेडरलिज्म का फुल नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।